Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session we are going to discuss about the final and the fifth segment of the poem The Wasteland by T.S. Eliot, which we have been covering from last few days. So in today's session we are going to discuss about what the thunder said. We'll be breaking it down, we'll be decoding line by line. We'll be doing the entire analysis, but before we do that, I have a small request to make. Those of the subscribers who have not watched the last 4 videos regarding the same topic, the wasteland, the first section being the burial of the dead, the second being the game of chess, the third being a fire sermon, and the fourth was the death by water. I highly recommend that you guys go and watch those 4 videos to have a proper clarity is what is going on, because a lot of references, cross references will be taken, and it will be highly advisable that you go and watch those videos and then come back and watch the final segment, what the thunder said. So I also like to take this opportunity and welcome to all the new subscribers, and especially the people who have taken admission in this year, in this current session. तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, हम लोग तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मैं आपको नेविगेट कर देता हूँ कि कैसे आप जो है ना, कोई भी चैनल में आप अगर चाहो, मतलब कोई भी रिसर्च करने के लिए, यू फर्स्ट गो टू द, आप पहले क्या करोगे, आप चैनल के आइकॉन में क्लिक करो, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चैनल के आइकॉन में क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने वहाँ पे अच्छे से, मतलब अलग अलग करके 4 जो प्लेलिस्ट है वो बना के रखे हुए हैं, जो आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, द ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो वहाँ पे आप लोग इंडिविजुअली उन प्लेलिस्ट को प्ले करके अगर आप देखोगे, you'll analyze, you will get a fair idea about how to prepare for your examinations, and that will be the right approach to do so. ठीक है? So I hope I have like rectified and like I have cleared your doubts regarding how to start your prep if you have taken admission in this year. So without any further ado, let's move on to today's topic, that what the thunder said. So the final section, what the thunder said, starts with a line, after the torchlight red on sweaty faces. So before we understand and interpret this line or the coming lines, it's very important that we understand that T.S. Eliot, the author of The Wasteland, is trying to portray the pain and agony of Jesus Christ before and during the crucifixion period in these lines. Okay, the entire scenario which is totally biblical in nature. सो ये जो पहला लाइन है, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किंग ने जब अपना गार्ड्स भेजा था जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करने के लिए, तो उसी रात को रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइन को लिखा गया है, आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात शायद पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी मतलब रिसर्च किया है अबाउट क्रिश्चियनिटी। लाइक क्रिश्चियनिटी धर्म में जीसस क्राइस्ट को पूजा जाता है, बेसिकली ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड, और ऐसा एक प्रोफेसी उनके जन्म से पहले ही हो गया था कि द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द किंग ऑफ ऑल किंग्स विल बी बॉर्न। एंड जब जीसस क्राइस्ट को इतना ज़्यादा पॉपुलर होते हुए किंग ने देखा तो ही फेल्ट वेरी अनसिक्योर, एंड उसके चलते उसने क्या किया, जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करके क्रूसीफाई करवा दिया। ठीक है, जस्ट टू प्रूव ए पॉइंट। तो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बट यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में। आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस इन द गार्डन्स। दोस्तों, जब जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया जा रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, तो इतना सन्नाटा था एंड इन द गार्डन्स। ठीक है, इस गार्डन्स वर्ड को आपको मार्क करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग गेथसेमेन। ठीक है, गेथसेमेन आप बोलोगे क्या है, बेसिकली इट्स ए गार्डन इन जेरूसलम। तो बेसिकली दैट गार्डन बेयर द विटनेस, इट वॉज अ विटनेस टू द अरेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट अब बहुत ही दर्द में थे जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था, बहुत पेनफुल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था। So Gethsemane is basically a garden in Jerusalem which is recorded in the New Testament. So according to the 4 Gospels of the New Testament, Gethsemane, the garden in Jerusalem, actually beared the witness of the atrocity that was going over Jesus Christ and the pain and agony that he was feeling. Actually that pain and agony represented all the sins of humanity, and Jesus Christ only went through that pain because of the salvation of the entire mankind. After the agony in stony places, basically दोस्तों ये लाइन रिफर करता है टू द टॉर्चर एंड द एग्जीक्यूशन इटसेल्फ।
दोस्तों ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि मतलब बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में ये लिखा गया है, क्रिश्चियन स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है कि बिफोर द अरेस्ट एंड लाइक ड्यूरिंग द अरेस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट अ लॉट ऑफ एट्रोसिटी वेंट थ्रू हिम। किंग ने ये प्रूव करने की कोशिश किया कि अगर वो सच में गॉड के बेटे हैं तो वो आपको छुड़ा ले, अपने आप को छुड़ा ले। बट जीसस क्राइस्ट बीइंग ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, ही फेस्ड ऑल द पेन, एंड उसी चीज़ को दर्शाया गया है आफ्टर द एगनी इन स्टोनी प्लेसेस। दिस एगनी इज एक्चुअली द एगनी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन इटसेल्फ, द शाउटिंग एंड द क्राइंग। तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में जब जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया जा रहा था, देयर वाज लॉट ऑफ क्राई अमंग द पब्लिक। किसी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि जीसस क्राइस्ट को इस तरह से लिए जाया जा रहा है, लेकिन दे वर हेल्पलेस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ शाउटिंग एंड क्राइंग गोइंग ऑन ड्यूरिंग दैट पीरियड। प्रिजन एंड पैलेस एंड रिवर्बरेशन। दोस्तों रिवर्बरेशन का मतलब है प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, और इसको बेसिकली अगर सिंपल भाषा में हमको समझना है तो रेजोनेंस, ठीक है, ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंस माउंटेन्स। बेसिकली दिस लाइन डिस्क्राइब्स द अर्थक्वेक फॉलोइंग द क्रूसिफिकेशन। जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था तो पूरा जो भूमि है वो हिल गया था, ठीक है। देयर वाज बेसिकली अर्थक्वेक टू रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ मैनकाइंड। He who was living is now dead. Friends, this word he represents Jesus Christ here. We who were living are now dying. With a little patience, let's try to understand these three lines in this way. From Christ's death springs life. Similarly, the Phoenician is killed by water, that life-giving force, that symbol of fertility and rebirth. As in the burial of the dead, life and death are inextricably linked, their borders blurred at times. इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ पे इलियट क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीसस क्राइस्ट जो अभी मर चुके हैं आफ्टर द क्रूसिफिकेशन, it's represented in a different way. He's trying to represent the entire thing in a different way. We also know that क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद कुछ दिनों बाद वो फिर से रिजरेक्ट हो गए थे, फिर से जिंदा हो गए थे। तो यहाँ पे जो लाइफ एंड डेथ है उन दोनों को बहुत थिन लाइन से उन लोग को डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। द लाइफ गिविंग फोर्स वो सेम चीज़ जो आप डेथ बाय वाटर में भी आप देखोगे, फिनोशियन सेलर जो है जिनका मृत्यु पानी से हुआ था, तो वहाँ पे भी ऑथर कुछ यही बोलने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर द डेथ देयर इज ए स्पिरिचुअल रिबर्थ, ठीक है। और द सेम थिंग कैन बी सीन इन द burial of the dead also. Here is no water but only rock, rock and no water, and the sandy road, the road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. If there were water we should stop and drink. Amongst the water one cannot stop or think, sweat is dry and feet are in the sand. If there were only water amongst the rock, dead mountain mouth of carious teeth that cannot spit. Here one can neither stand nor lie nor sit. There is not even silence in the mountains, but dry sterile thunder without rain. There is not even solitude in the mountains, but red sullen faces sneer and snarl. From doors of mud-cracked houses, if there were water and no rock, if there were rock and also water and water. The second stanza describes a land without any water, only rocks, sand, dead mountain mouth of carious teeth. The thunder brings no rain and is therefore sterile. Red sullen faces sneer and snarl at the poet as he makes his way through this desolate land, another wasteland. Basically दोस्तों यहाँ पे author जो है T.S. Eliot is again trying to describe a wasteland in a different way. Okay, the poet laments the absence of water, thus imbuing his words with longing. He imagines the deep drop of water on the rocks, but concludes by acknowledging that alas, here is no water. If we read this stanza, then we'll witness a basic and general irony here. Usually thunder represents the coming of rains, fine. But here Eliot has said and mentioned that the thunders are sterile. और नाउ स्टेराइल का मतलब है दोस्तों कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग, बट यहाँ पे इसका मतलब यह है कि थंडर जो है, यहाँ पे जो थंडर है दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द कमिंग ऑफ रेन्स, फाइन। तो दिस एंटायर वेस्टलैंड इज डिवॉइड ऑफ वाटर, वाटर की बहुत स्कैरसिटी है, तो उससे आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि ये जगह एकदम ही इनहेबिटेबल नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बैड बट रेड सलन फेसेस स्नीर एंड स्नार्ल्ड। स्नीर का मतलब होता है दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं, एक कंटेम्पचुअस और मॉकिंग स्माइल, रिमार्क ऑफ टोन। स्नार्ल का मतलब होता है बेसिकली एन एग्रेसिव ग्राउल विद बार्ड टीथ, ठीक है। A spring, a pull among the rock, if there were sound of water only, not the cicada। दोस्तों सिकेडा जो है, इट्स अ लार्ज होमोप्टेरस इंसेक्ट विद लार्ज ट्रांसपेरेंट विंग्स फाउंड चीफली इन वार्म कंट्रीज। बेसिकली यहाँ पे एलियट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काश यहाँ पे पानी होता एंड नॉट द सिकाडा, ठीक है, क्योंकि सिकाडा इज रिप्रेजेंटिंग ए वार्म प्लेस, बेसिकली वेस्टलैंड and dry grass singing, but sound of water over a rock, where the hermit thrush sings in the pine trees। hermit का मतलब है दोस्तों a person living in solitude as a religious discipline, ठीक है। thrush का मतलब हो जाता है small और medium sized songbird, drip drop drip drop 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 drop, but there is no water। सो इस पर्टिकुलर स्टैंजा का एंड यहीं से होता है, इसी बात से होता है कि उस वेस्टलैंड में पानी का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है और पानी के एब्सेंस में क्या क्या हो सकता है। बेसिकली ये बात हो सकता है कि वहाँ पे कोई भी किसी का भी रहना इम्पॉसिबल है, और अलग अलग चीज़ों से ऑथर ने क्या किया है, इस बात को रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। हु इज़ द थर्ड एंड हु वॉक्स always beside you? When I count, there are only you and I together. But when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you, gliding wrapped in a brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman, but who is that on the other side of you? दोस्तों इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलियट ने कहाँ से ये इल्यूशन लिया है, बट अगेन इन जनरल लेमन लैंग्वेज अगर इसको समझने की कोशिश करें तो एक दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, और पहला जो बंदा है वो बोल रहा है अपने दोस्त को या अपने कंपेनियन को कि मैं किसी को देख पा रहा हूँ, किसी तीसरे आदमी को देख पा रहा हूँ, या आदमी है या औरत उस बात का भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। एक तीसरा जो बंदा है वो भी उनको कंपनी दे रहा है इस पूरे जर्नी में, और वो बंदा जो है उसका मैन या वुमेन होने का कोई कंफर्मेशन नहीं है, और पूरे जर्नी में द फर्स्ट पर्सन इज टोटली कंफ्यूज कि कौन है वो तीसरा बंदा, ठीक है। और उसने एक हुड भी पहन रखा है, बेसिकली अपना चेहरा ढक रखा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये एल्यूशन जो लिया गया है, बेसिकली दिस इज एल्यूशन टू ल्यूक 24, ठीक है। Luke 24 is the 24th and final chapter of the Gospel of Luke in the New Testament of the Christian Bible, which basically represents the rising of Jesus or resurrection of Jesus। दोस्तों ये जो पार्ट है वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ न्यू टेस्टामेंट ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। बाइबल से एक स्टोरी लिया गया है, उसी का एल्यूशन इलियट ने यहाँ पे डाल रखा है। तो वो एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है दोस्तों। जीसस के क्रूसिफिकेशन के बाद कुछ दिनों बाद वो फिर से रिजरेक्ट हो गए थे, ठीक है, वो फिर से जिंदा हो गए थे, और जिंदा होने के बाद ही गेव कंपनी टू टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू देयर जर्नी, और उसी जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है इन वर्ड्स में, और बहुत ही खूबसूरती से इलियट ने उन लाइंस को या उस पूरा एंटायर मेटाफोर को यहाँ पे डाला है अपने पोएम में। So this stanza in particular has a strong resemblance to a passage in Sir Ernest Shackleton's South. South is a book by Ernest Shackleton describing the second expedition to Antarctica led by him, the Imperial Trans-Antarctica Expedition of 1914 to 1917. दोस्तों ये जो स्टैंजा मैंने अभी आपको समझाया विथ रेफरेंस टू ल्यूक 24 फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट basically revolves around a close resemblance from a passage from the book South, जिसको लिखा है सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने, ठीक है। शैकल्टन्स पैसेज इन्वॉल्व्स थ्री मैन इमेजिनिंग ए फोर्थ बाय देयर साइड, ठीक है। तो उस किताब में ऐसा है कि वहाँ पे तीन लोग थे जहाँ पे लोग इमेजिन कर रहे थे कि उनके साथ एक चौथा आदमी भी है जो उनके जर्नी में उनके साथ है टू द एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, ठीक है। इन द बिब्लिकल सीन टू ट्रैवलर्स आर जॉइंड बाय द रिसरेक्टेड क्राइस्ट but do not at first recognize that it is him. So let's move on to the next stanza, which says, what is that sound high in the air? Murmur of maternal lamentation। दोस्तों lamentation का मतलब है expression of grief और sorrow, ठीक है। कोई भी बहुत दर्द में हो तो उस बात को एक्सप्रेस करने को lamentation बोलते हैं, और बेसिकली अफसोस करने को, ठीक है।
हु आर दोज हुडेड होर्ड्स स्वार्मिंग। हुडेड का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, अपना चेहरा को कवर करके रखने से, ठीक है, विद अ पीस ऑफ क्लोथिंग। Over endless plains, stumbling in cracked earth, ringed by the flat horizon only. What is the city over the mountains? Cracks and reforms and burst in the violet air. Falling towers, Jerusalem, Athens, Alexandria, Vienna, London, unreal. So what Eliot is basically trying to convey here, the entire motive is to moving from the individual to collective approach। ठीक है, पिछले स्टैंजा में हम लोग देख रहे थे, पिछले स्टैंजा तक कि जीसस क्राइस्ट के और बहुत सारे रेफरेंसेस लिए जा रहे हैं जीसस क्राइस्ट को लेके, बट हियर दैट सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड। ये थोड़ा एपोकैलिप्टिक सिनेरियो है, दुनिया जहाँ पे ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे Eliot is trying to cast his gaze over all Europe and Asia, seeing endless plains and hooded hordes. It is nearly apocalyptic vision. The great ancient cities of the Mediterranean, Jerusalem, Athens, Alexandria, and Europe, Vienna, London, all seem unreal, as if they are already phantoms. So अगर हम लोग कोशिश करें स्टैंजा को फिर से पढ़ने का और मतलब try to understand it as a general layman, it will be very difficult to figure out कि किस रेफरेंस में एलियट ने इन सब लाइंस को लिखा है। यहाँ पे सेकंड लाइन में आप देख पा रहे होगे कि मर्मर ऑफ मैटरनल लैमेंटेशन के बारे में लिखा गया है। तो इस लाइन का हम लोग इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लैमेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया अफसोस करना किसी बात को लेके, किसी बात को लेके उनको बहुत दर्द है। मैटरनल इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि कोई फीमेल इन्वॉल्व है और कोई माँ है, बेसिकली सम मदर हु इज़ लैमेंटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मर्मर ऑफ मैटरनल लैमेंटेशन। ठीक है, अगला लाइन फिर से एक ड्रास्टिक चेंज लाता है, हु आर दोज हुडेड होर्ड्स स्वामिंग। तो हुडेड का मतलब है, मैंने पहले बताया, विद अ पीस ऑफ क्लोथिंग, जब अपने चेहरे को ढक देते हो उसको हुडेड बोलते हैं। होर्ड्स का मतलब है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह में, और कहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? ओवर एंडलेस प्लेन्स। तो पहले एंडलेस प्लेन्स का रेफरेंस आप समझ सकते हो विद द वेस्टलैंड। ठीक है, स्टम्बलिंग इन द क्रैक्ड अर्थ। ये एक डेजर्टेड एरिया है दोस्तों, जहाँ पे आप लोग मतलब पहले भी हम लोग इस सिनेरियो में आ चुके हैं जहाँ पे वाटर की बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है, और पानी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, जो अर्थ है, जो भूमि है, उसमें बहुत सारे दरारें गिर रहे हैं। ठीक है, what is very important and needed to be taken care of here is this line, which is the last fifth line of this stanza, cracks and reforms and burst in the violet air। दोस्तों ये violet air जो reference है उसको आपको ठीक से याद रखना है, because this is a very important वर्ड विच हैज़ बिन टेकन। और इसका मेंशन आप मतलब पहले एक पार्ट में भी मेंशन किया था इलियट ने। इलियट रेफर्स टू द वायलेट एयर एक्ोइंग द वायलेट आवर ऑफ द फायर सरमन। तो ठीक है, फायर सरमन में मैंने आपको समझाया था, वहाँ पे भी वायलेट वर्ड को बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया था। इट ऑल्सो सजेस्ट द ट्वाइलाइट नॉट जस्ट ऑफ ए डे बट ऑफ ऑल वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वायलेट इज़ वन ऑफ द लिटार्जिकल कलर्स एसोसिएटेड विद बैप्टिज्म। ये जो वायलेट कलर है, it is associated with baptism। ठीक है, तो इलियट was kind of a very religiously motivated person, तो उन्होंने रिलीजन को बहुत हद तक यहाँ पे कवर किया है और डालने की भी कोशिश किया है। तो ये वर्ड वायलेट is coming from the reference to baptism। ठीक है, Eliot might be alluding to the perilous chapel in Jesse L. Weston's From Ritual to Romance, through which the knight must pass in order to obtain the grail, and which represents a sort of liminal passage or baptism। So this paragraph in this stanza in particular is very important again from the examination perspective, क्योंकि यहाँ पे जो entire scenario को describe किया गया है that is very apocalyptic in nature। और आपको इस बात को समझना है कि दुनिया के अंत होने से पहले जैसा situation बन रहा है उसी को describe करने की कोशिश किया है यहाँ पे इलियट ने। One more piece of advice to all my subscribers and all those who are listening, कि आप जब भी किसी पोइट्री को तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर सम की वर्ड्स इन दैट पोएम सो दैट यू कैन फिगर आउट कि इस पर्टिकुलर स्टैंजा को किस पोएम से लिया गया है, ताकि आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से आंसर कर पाओ। इस स्टैंजा को अगर ठीक से आप पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको क्लूज देंगे, जैसे कि यहाँ पे फॉलिंग टावर्स के बारे में लिखा हुआ है, जेरूसलम, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया, वियना, लंदन। अनरियल वर्ड भी पहले एक पार्ट में डिस्क्राइब किया गया था, अनरियल सिटी बोल के, आपको याद होगा शायद द बरियल ऑफ द डेड में, जहाँ पे अनरियल का मतलब यार ये निकाला गया था कि मतलब वहाँ पे सब लोग मर चुके हैं एंड लाइक इट्स क्वाइट डिजर्टेड, और वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उस सिटी में, दे आर लाइक इनह्यूमन इन नेचर। ठीक है,
Coming to the next stanza, which says, a woman drew her long black hair out tight and fiddled whisper music on those strings, and bats with baby faces in the violet light whistled and beat their wings, and crawled head downward down a blackened wall, and upside down in air were towers, tolling reminiscent bells that kept the hours, and voices singing out of empty cisterns and exhausted walls. सो दोस्तों इस स्टैंजा को समराइज करते हैं. वॉइसेस सिंगिंग आउट ऑफ एम्प्टी सिस्टर्न्स एंड एग्जॉस्टेड वेल्स एंड बैट्स विद बेबी फेसेस सजेस्ट द पिरेलियस चैपल. दोस्तों ये पिरेलियस चैपल क्या है मैं बताने वाला हूँ आपको, रुको. ए नाइट मैरिश प्लेस है बेसिकली दैट टेस्ट द नाइट्स कॉल एंड इंस्टिल्स ड्रेड. इलियट डिस्क्राइब्स टावर्स दैट आर अपसाइड डाउन एंड ए वुमन who plays music with her hair, recalling the rich woman in a game of chess, whose hair spread out in fiery points, glowed into words, and humbled graves. In some versions of the Grail legend, there is likewise a perilous graveyard. सो इस स्टैंजा में बेसिकली एलियट क्या रेफरेंस खींच रहे हैं पेरेलियस चैपल के बारे में. तो पेरेलियस चैपल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. द टर्म चैपल पेरेलियस फर्स्ट अपीयर्ड इन सर थॉमस मैलरीज ली मॉर्टिस आर्थर as the setting for an adventure in which sorceress Hilarious unsuccessfully attempts to seduce Sir Lancelot. T.S. Eliot used it symbolically in the Wasteland. ठीक है, इन्होंने ये जो पेरेलियस चैपल का रेफरेंस है उसको इसी तरह से खींचा है सर थॉमस मैलरिस ली मॉर्टिस आर्थर से. ठीक है दोस्तों, इस स्टैंजा का जो पहला लाइन है वुमेन ड्रू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर आउट टाइट, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा इसी पोएम के एक दूसरे पार्ट में, एक गेम ऑफ चेस, जहाँ में मैंने एक्सप्लेन किया था एक रिच वुमेन के बारे में जो अकेली रहती है, शी इज़ अ लोनर. वहाँ पे उस रेफरेंस में भी आपको देखने को मिलेगा कि दैट शी हैज़ ओपनड हर हेयर्स एंड फियरी एंड्स. ठीक है, coming to the next stanza, in this decayed hole among the mountains, in the faint moonlight the grass is singing over the tumbled graves. About the chapel there is the empty chapel, only the wind's home. दोस्तों चैपल का मतलब होता है स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन ए स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउस. ठीक है, इट हैज़ नो विंडोज एंड द डोर स्विंग्स. ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन. Only a cock stood at the roof tree. Cocorico, cocorico. In a flash of lightning, then a damp gust bringing rain. So basically this entire stanza is also an extension of the idea of representing wasteland by using different words like decayed, graves, chapel, empty chapel. basically दोस्तों चैपल के बारे में मैंने आपको बताया, एक छोटा सा घर जहाँ पे क्रिश्चियन वर्शिप होता है. ठीक है, इलियट ने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है अबाउट द ड्राई बोन्स. मतलब ड्राई बोन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है और जो भी यहाँ पे थे उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. अभी भी ड्राई बोन्स हो गया, इसका मतलब कि काफ़ी टाइम गुजर गया है कि यहाँ पे कोई भी रहा हो. लेकिन फाइनली देयर इज़ अ रे ऑफ होप बाय द एंड ऑफ दिस स्टैंजा, क्योंकि हम लोग को ये फाइनली जानने को मिल रहा है कि फाइनली क्या हो रहा है, रेन हो रहा है. ठीक है, बारिश हो रहा है. जबकि इससे पहले तक हम लोग को ये पता चल रहा था कि देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रेन इन द वेस्टलैंड और जो ऑथर हैं वो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं फॉर द रेन, लेकिन को कहीं भी वेस्टलैंड में पानी नहीं मिल रहा है. लेकिन इस स्टैंजा के एंड में एक पॉजिटिव नोट पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि देयर इज समवन हु इज ब्रिंगिंग द रेन. फाइनली ए डैम्प गस्ट ब्रिंग्स रेन. So let me just conclude the next 5 stanzas directly to you people. यहाँ पे immediately after referring that rain is coming by the damp gust, he tries to invoke the Gangas, India's sacred river, and thunder, once sterile, now speaks. तो जो थंडर था जिसको पहले ऑथर बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्टेराइल है क्योंकि थंडर हो तो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, तो फाइनली बारिश हो जाता है. तो फाइनली जो इस पैराग्राफ में, इन पैराग्राफ्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि थंडर इज़ फाइनली स्पीकिंग. ठीक है, थंडर को एक लाइफ फोर्स की तरह रिप्रेजेंट किया है. एंड स्पीक्स दाता दयाब्धम एंड दमयता. द वर्ड्स द थंडर ऑफर्स बिलोंग टू उपनिषद्स. ठीक है, हम लोग के जो उपनिषद्स हैं वहाँ से इन वर्ड्स को लिए गए हैं. तो यू कैन ऑल्सो सी दैट हाउ इलियट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द लिटरेचर ऑफ इंडिया, और कैसे मतलब उन्होंने वहाँ से भी एल्यूशंस लिए हैं और बहुत सारे रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस लिए हैं यहाँ से. तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. एंड ही डिस्क्राइब्स द 3 डिक्टम्स गॉड डिलीवर्स टू हिज डिसाइपल्स. ठीक है, दाता मतलब टू गिव, दयावधन मतलब टू कंट्रोल, एंड दमयता मतलब टू सिंपथाइज. दिस प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल मोमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड गॉड
of a dialogue between the earth and the heavens seems to promise a new beginning. Civilization is crumbling, London Bridge is falling down, yet the poem ends with a valediction, actually benediction, Shanti, Shanti, Shanti. That means peace, peace, peace. So we can observe that the conclusion of the poem, what the thunder said, and overall the wasteland, it's ending up on a very positive note where eventually the life force, which seems very sterile in the beginning, that's the thunder, is finally speaking, and is speaking in three unique words taken from the Upanishads. Fine, Data, Devdham, and Damyata. So it's a way to communication. It's representing a communication between God and man. जो मैंने पहले बताया था दोस्तों, पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पे डेथ इज रिप्रेजेंटिंग जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल rebirth. So this is the video, guys. I hope that I was able to give you some insight regarding the final section of the Wasteland, what the thunder said by T.S. Eliot. In case if you have any other doubts regarding any particular line or stanza, do feel free to comment in the comments section. And I know that I have bundled up or wrapped up the last 5 stanzas in a very short way, or just drawing the conclusion or the summary and analysis out of it, but that was just to give you an opportunity to figure out an analysis and do the self analysis, so that you can get a proper understanding by reading the lines again and again. Still, if you have any other problem, do let us know. We'll definitely try to cover it up. And one more suggestion to my all subscribers and my students, please read the piece of poetry that is inscribed in your syllabus, that is given in your syllabus. That will give you a huge boost for your upcoming exams that will be held in December, the term and examinations. And till then, God bless you and thank you all.